पढ़ेंगे तीसरी कसम, विश्लेषण और मूल्यांकन। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे हम उनको जल्दी तेज़ी से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं नई कहानी, आंदोलन, ग्राम संवेदना और आंचलिकता। नई कहानी को लेकर हुए वाद विवाद से आपके मन में प्रश्न उठेगा कि नई कहानी में मौजूद बहुलताओं और विविधताओं के आर पार तथा सब में समान रूप से मौजूद किसी प्रवृत्ति या विशेषता के कारण वह नई विशेषण के योग्य बनती है। उसमें अलग और विशिष्ट ऐसा क्या है जिसके कारण उससे पूर्व परंपरा की अपेक्षा नई कहानी कहा जाए। एक नुक्ते में कहें तो अनुभव की प्रामाणिकता का आग्रह कहानी को नई कहानी बनाता है। अनुभव की प्रामाणिकता का अर्थ प्रायः भाववाद और परिप्रेक्ष्य विहीन अनुभाववाद से गडमड करके गलत समझ लिया जाता है। इसके बारे में आप थोड़ा विस्तारपूर्वक इकाई नंबर 8 में मोहन राकेश की कहानी मलबे का मालिक के विश्लेषण में यथास्थान पढ़ेंगे। अनुभव की प्रामाणिकता का संबंध लेखक के भुक्तभोगी या स्वयं साक्षी होने से नहीं, यद्यपि लेखकों ने प्राय स्वयं जिए हुए भोगे हुए की शब्दावली में अनुभव की बात करके ऐसा घोषित किया है। लेकिन रचना स्वयं जीवन का प्रतिरूप नहीं है कि जिया या भोगा अनुभव अपने आप जिया या भोगा से प्रतीत होने लगे। अनुभव की प्रामाणिकता रचना के विधान तथा भाषा के व्यवहार द्वारा अनुभव की विश्वसनीयता के अर्जन का मामला है। प्रस्तुत इकाई में आप तीसरी कसम के पाठ में उन विधियों के बारे में जानेंगे जिनसे रेणु की कहानी अपने अनुभव की प्रामाणिकता का अर्जन करती है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। नई कहानी स्वाधीनता के उपरांत कथा साहित्य की पहली हलचल का नाम है। शुरुआती लक्षण 1950 में दिखे, लेकिन इसकी लगभग सभी धाराओं के सूत्र स्वाधीनता के पहले से चलते आए दिखाई देते हैं तथा कुछ बदलाव के कारण नए से भी दिखाई देते हैं। इस तरह के पूर्व जुड़े हुए भी हैं और नवीन सूत्रपात भी है। सामान्यतः परिवर्तन का यही नियम है। स्वाधीनता की पूर्व संध्या की विरासत, इसमें देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमारे लिए है या नहीं है। इसमें कोई खास बहुत पॉइंट, आप इसे पढ़ सकते हैं अपने नॉलेज के लिए, लेकिन वैसा बहुत कोई खास पॉइंट दिख नहीं रहा है अभी तक। ग्राम संवेदना हम पढ़ेंगे। स्वाधीनता का अर्थ ग्रामीण भारत के लिए ठीक वही नहीं था जो शहरी भारत के लिए हुआ। ग्राम शिल्प और उद्योग धंधे विदेशी सत्ता के हाथों से पहले ही उजड़ चुके थे। जमींदारी और तालुकदारी व्यवस्था ने किसानों की कमर तोड़ रखी थी। आज़ादी की लड़ाई में किसानों को समर भूमि में लाने से संग्राम को ताकत और जीवन मिला था, लेकिन आज़ाद भारत के भविष्य के नक्शे में उन्हें अपेक्षित जगह दी गई और जितनी दी भी गई वह उत्तरोत्तर छिनती चली गई। आज़ाद भारत की अर्थव्यवस्था का बुनियादी आधार बिना किसी उपयुक्त तैयारी के एक झटके में बदल दिया गया। कृषि प्रधान देश में विकास का मॉडल औद्योगिकीकरण पर आधारित किया गया। शासक बदल गए, लेकिन गांव शहर के उपनिवेश ही बने रहे। अर्थव्यवस्था के दोनों क्षेत्रों में अपेक्षित संतुलन स्थापित नहीं हुआ। औद्योगिकीकरण की ज़रूरत और नीतियों से कृषि भूमि का क्षेत्रफल उत्तरोत्तर विघटित होता गया। कृषि आधारित घरेलू उद्योगों का विकास स्थगित हुआ। शिल्पी और श्रमिक वर्ग का गाँव से पलायन और विस्थापन लाजमी था। किसान का अस्तित्व खेत के साथ बदमूल होने के कारण गांव से जुड़े रहने को मजबूर था। पराधीन भारत में साहित्य का बड़ा हिस्सा जमींदारी व्यवस्था के तहत किसानी की दुर्दशा का दस्तावेज था। आज़ादी के बाद भी वह दुर्दशा जारी एक जैसी या एक साथ नहीं हुई। हिंदी भाषी इलाका अनेक प्रदेशीय है। यहाँ बदलाव अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग रूपों में तथा समान स्तर पर हुआ, जैसे बिहार। हालांकि बिहार सरकार का जमींदारी उन्मूलन कानून पहले कानून भी
1950 में जमींदारों के सख्त विरोध के बीच पारित हुआ था, लेकिन कार्यान्वित में असामान्य विलंब तथा 1954 और 1959 में संशोधन के बाद जब वह अंततः लागू हुआ तब तक उसमें जमींदारों के हितों की रक्षा के लिए अनेक प्रावधान किए जा चुके थे और विलंब के कारण उन प्रावधानों का लाभ उठाने लायक समय भी उपलब्ध कराया जा चुका था। विधानसभा और प्रशासन तंत्र इसी तबके के लोगों से भरा पड़ा था। इन सारे कानूनों में खेतिहर मजदूरों और भूमिहीन किसानों का कहीं नामो निशान नहीं था। वे अधीनता या पलायन के लिए मजबूर थे। फणीश्वरनाथ रेणु की कर्मस्थली और रचना में चित्रित भूगोल इसी बिहार में पूर्णिया का ग्राम अंचल है। जमींदारी उन्मूलन का अर्थ ग्राम समाज में वर्चस्व की व्यवस्था का शक्ति विमर्श के ताने बाने का बदल जाना था। जजमान और प्रजा पाउनी के सामाजिक संबंधों के समीकरण बदले, सेवा के बदले संरक्षण का धारणात्मक संबंध समाप्त हुआ। काम के बदले दाम की व्यवस्था में समय समय पर कहने को सेवा के सरकारी मूल्य अथवा मजदूरी की न्यूनतम सरकारी दरें निर्धारित होती रहीं और तरह तरह की अन्य कल्याण योजनाएं भी निर्मित, घोषित और कहने को कार्यान्वित भी होती रहीं। लेकिन दर असत्य घोषणा ने नए नए चेहरे पहन लिए। मंझोले और छोटे किसान, भूमिहीन किसान अथवा खेतिहर मजदूर शोषण के दायरे में फंसे के फंसे रह गए। लेकिन तब स्वाधीनता का पहला दशक और नेहरू युग का स्वप्नदर्शी समय था। स्वाधीनता के बाद पहले दशक में जब टूटते परिवारों, असफल विवाहों, अहम केंद्रित टकराहटों और अकेलेपन के अवसाद की शहरोन्मुख संवेदना की अपरिचित सामग्री वाली कहानियों को नई के रूप में स्थापित करने के लिए मोर्चा लिया जा रहा था, तब ग्राम कथा सहज स्वीकृत रूप से पहले से स्थापित असली हिंदी कहानी थी। विवेकी राय, शिव प्रसाद सिंह, नागार्जुन रेणु, समदेश मिश्र, श्रीलाल शुक्ल, अमरकांत, शैलेश मिटियानी, भैरव प्रसाद गुप्त आदि एक लंबी कतार ग्राम जीवन के कथाकारों की थी। सरकार का ध्यान और विकास योजनाओं का रूप भी ग्रामोन्मुख था। स्वाधीनता के बाद कहानी की गहमागहमी का घटनास्थल प्रमुख रूप से शहर हो गया। शहरीकरण की प्रक्रिया में कस्बा भी एक घटनास्थल की तरह उभरा। मानसिकता और संवेदना भी ग्राम्य और कस्बाई जैसे विशेषणों के द्वारा परिभाषित हुई। कस्बाई मानसिकता यानी जो गांव से तो उखड़ चुका लेकिन शहरी नहीं बनी, दोनों जगह अधकचरी होकर रह गई। ग्राम्य जीवन का एक प्रतिनिधित्व वह समाज भी करता है जो शहरीकरण की प्रक्रिया में या आजीविका की तलाश में विस्थापित होकर शहर पहुंचा, लेकिन हाशिए पर स्थित अकिंचन समाज की हैसियत से बाहर नहीं आ पाया। ग्राम्य से लेकर नागर जीवन तक के बीच की इन विविध स्थितियों को विषय वस्तु बनाकर चलने वाले कथाकारों में प्रमुख नाम फणीश्वरनाथ रेणु, शिव प्रसाद सिंह, मार्कंडेय, समदर्श मिश्र, शेखर जोशी, शैलेश मिटियानी, मधुकर गंगाधर आदि के हैं। सामान्य पाठक के मन में आज भी गांव की तस्वीर कमोबेश वही है जो प्रेमचंद की रचनाओं ने उसके मन में खींची। लेकिन स्वाधीनता के बाद का गांव प्रेमचंद का गांव नहीं है। विभिन्न अंचलों और जनपदों के लोक जीवन को लेकर लिखी गई इन कहानियों में ताजगी और प्रेमचंद के गांव पर लिखी कहानियों से भिन्नता और नवीनता भी आंचलिकता है। इस दौर की ग्राम कथा के शिल्प में आंचलिकता एक महत्वपूर्ण उद्भव है। आंचलिकता वस्तु सामग्री भी है और शिल्प कौशल भी। आंचलिकता का अर्थ केवल स्थानीय रंग नहीं है। भूगोल के कुछ खंड प्रकट रूप से अपनी भौगोलिक प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण एक विशेष जीवन पद्धति विकसित कर लेते हैं। वहाँ के वासियों का चरित्र आसानी से मानव मात्र के सामान्य व्यवहार का प्रतिनिधि नहीं माना जा सकता। उसे गढ़ने में अंचल विशेष की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। आंचलिक रचनाओं का यही विशेष लक्षण है कि घटनाक्रम और चरित्र व्यवहार दोनों में अंचल बोलता है। सीमांत प्रदेश, समुद्र तट, नदी तट, जंगल, पहाड़ कुछ ऐसे ही भूखंड
हैं जहाँ के वासियों के चरित्र और जीवन पद्धति के निर्माण में उनके अंचल का हाथ होता है। ऐसी आंचलिक रचनाओं में आंचलिकता को वस्तु सामग्री की जगह प्राप्त होती है। बलवंत सिंह के काले कोस, दो, अकालगढ़, रात, चांद और चोर जैसे उपन्यासों में सीमांत प्रदेश बोलता सुनाई देता है। वह आंचलिकता का उदाहरण है। इस प्रकार आंचलिकता अप्रतिम और विशिष्ट होती है। उसके चरित्र और घटनाक्रम का भूखंड से निकलकर दूसरे भूखंड में नहीं बसाए जा सकते। आंचलिकता की दूसरी रंग स्थानीयता है। इसका सृजन भाषा में स्थानीयता के आभास के सहारे एक निश्चित परिभाषित ठोस परिवेश और निश्चित परिभाषित काल विशेष में किया जाता है। जैसे तीज त्योहार, पर्व उत्सव, रहन सहन के समय के सूक्ष्म निरीक्षण और बारीक निरूपण से उस ठोस परिवेश का साकार चित्र संभव होता है। लेकिन स्थानीयता की परतों के नीचे एक सार्वदेशिक एवं सार्वकालिक कथा को विशिष्ट तथा देश कालबद्ध बनाने की प्रक्रिया समाई होती है। इसे खाटी अर्थों में आंचलिक तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन परिवेश की वास्तविकता और पात्रों की जीवंतता की दृष्टि से स्थानीयता को आंचलिकता के स्तर तक पहुंचा हुआ अवश्य माना जा सकता है। इसके बाद तीसरी कसम का न केवल मेला, गाड़ीवान और नौटंकी की अभिनेत्री हिंदी भाषा इलाके के किसी कोने में हो सकते हैं, बल्कि यह कथा भी हिंदुस्तान भर के किसी भी कोने में किसी भी भाषा में घटित हो सकती है। लेकिन फणीश्वर नाथ रेणु हाट, बाट और घाट के पर्यवेक्षण से, लोक तत्व के सम्मिलन से, बारीक विवरणों की तहदारी से उसे ठेठ पूर्णिया जनपद के ग्राम अंचल के ठोस परिवेश की कहानी बना देते हैं। स्थानीयता की आंचलिकता का स्पर्श कर लेती है। फिर भी रेणु का कथा साहित्य हिंदी में आंचलिक साहित्य का सूत्रपात माना जाता है और यह नामकरण भी संभवतः उनके उपन्यास मैला आंचल के नाम पर हुआ है। कथा साहित्य के आंचलिक आंदोलन के विषय में प्रसिद्ध आलोचक विश्वनाथ त्रिपाठी का कहना है कि आंचलिकता का आंदोलन स्वाधीनता प्राप्ति के कुछ वर्षों बाद ही आया। देश की प्रकृति का वर्णन और लोक संस्कृति की चर्चा बहुत पहले से थी, लेकिन लोक जीवन की मार्मिकता की तीव्रता का अनुभव साहित्य में तब आया जब लोक जीवन परिवर्तित होने लगा। इसके पहले मध्यकालीन अपरिवर्तनशील सामाजिक ढांचे के कारण शाश्वत सनातन की दीर्घजीवी धारणा हावी थी। स्वाधीनता के उपरांत एक धक्के से सामंतवादी व्यवस्था बदलकर पूंजीवादी व्यवस्था हो गई। आंचलिकता का गहरा संबंध व्यतीत या बीती हुई स्थितियों से है। शताब्दियों से एक रूप जीवन और चरित्र हमेशा के लिए समाप्त हो रहे हैं। उनकी विदाई बहुत भावभीनी थी। ठीक है, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, रेणु की शक्ति समस्या को पहचानने की नहीं, आंचलिक जीवन की माया की अनुभूति कराने में है। त्रिपाठी जी के इस वक्तव्य में वही मंतव्य निहित है जो स्वाधीनता की पूर्व संध्या की विरासत में पूर्वोक्त न्यूनतम साझा कार्यक्रम की बात कहता है और वैचारिक पक्षधरता को एक निश्चित दायरे में बांधता है। रेणु में एक राजनीतिक सजगता भी है, वैचारिक पक्षधरता भी और सक्रिय भागीदारी भी। लेकिन जैसे कि विजय देव नारायण शाही के पूर्वोक्त उद्धरण में कहा गया है, विराट मानव को अगणित दृष्टियों से मापने वाला, विविध रूपों में प्रस्फुटित होने वाला स्थायी साहित्य 2-4 ऐसे विषयों में सीमित नहीं हो सकता जो किसी मीटिंग में प्रस्तावों द्वारा मंजूर कर लिए गए हों। औद्योगिकीकरण से पहले समाज का जन लोक जीवन का वाहक होता था। आज का जन लोक जीवन का वाहक होता था। उसके पास एक सांस्कृतिक चेतना और उससे अनुप्राणित जीवन पद्धति होती है। औद्योगिकीकरण इस जन को लोक से हटाकर भीड़ में बदलता सांस्कृतिक जीवन पद्धति को यांत्रिक जीवन पद्धति बना देता है। जन केवल जनता स्वयं अपनी भाववाचक संज्ञा, अपना मूर्तन बनकर रह जाता है। लोक जीवन का भीड़ जीवन में बदलना लोक को लुप्त करके बहुसंख्य बना देना है। लोक विरोधी तथाकथित विकास की यात्रा में इसे एक अनिवार्यता मानकर स्वीकार कर लेने का अर्थ शोषण को विकास का पर्याय मानकर निर्विरोध रह जाना है। लोक के अनुकूल जो किया जाए वह विकास होता है। अगर विकास का एक ढांचा पहले से तय कर लिया जाए और लोक को उस ढांचे के अनुरूप मोड़ने का हठ ठान लिया जो वह विकास नहीं विनाश होता है। रेणु उस लोक जीवन के चित्रे हैं
और जिस गहरी ममता के साथ उन्होंने ये चित्र खींचे हैं उसमें उनकी पक्षधरता और इस लोक विरोधी तथाकथित विकास के साथ असहमति निहित है और उनका कोई भी पात्र मात्र एक अमूर्त प्रतिनिधित्व अमूर्तन बनकर नहीं रह जाता और प्रत्येक पात्र एक व्यक्ति के रूप में विशिष्ट और साकार बनाकर विकसित किया जाता है। यह उनकी दुर्बलता नहीं विशिष्टता है। फणीश्वर नाथ रेणु की कहानियाँ और नई कहानियाँ। तो पढ़ते हैं कि फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म जो था 4 मार्च 1921 को बिहार के जिला पूर्णिया गांव आरोही हिंगना में हुआ था। वे सक्रिय राजनीतिक सरोकार रखने वाले नागरिक और देशभक्त थे। तो 1942 में भारत जोड़ो आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भागीदारी की थी। ये भागीदारी केवल देश तक ही सीमित नहीं थी। भारत के स्वाधीन हो जाने के बाद 1950 में पड़ोसी देश नेपाल में राजशाही दमन के विरुद्ध जनता की सशस्त्र क्रांति और राजनीति में भी वे सक्रिय रूप से शामिल थे। ठीक है। साहित्य सृजन के माध्यम से वे दमन और शोषण के विरुद्ध आजीवन संघर्षरत रहे। 1954 में मैला आंचल के प्रकाशन से वे रातों रात विख्यात लेखक बने और शीर्षस्थ लेखक की प्रतिष्ठा प्राप्त की। फिर 1975 में आपातकाल के विरुद्ध जयनारायण प्रकाश के आंदोलन में भागीदारी के द्वारा राजनीति में पुनः प्रवेश किया। पद्मश्री की मानद उपाधि लौटा दी, पुलिस यातना सही और जेल गए। 23 मार्च को आपातकालीन स्थिति हटी, लेकिन तब तक दुर्बल स्वास्थ्य और भी जर्जर हो चुका था और अंत में 11 अप्रैल 1977 में उनका देहांत हुआ। आयु और रचना काल की दृष्टि से रेणु को एक और प्रेमचंद के बाद की पीढ़ी के जैनेन्द्र अज्ञ और यशपाल और दूसरी और नई कहानी आंदोलन की जन्मदात्री स्वतंत्रताोत्तर कथा पीढ़ी के बीच में रखा जा सकता है। इसलिए वे दोनों जगह उनकी समवयस्कता कभी अज्ञ यशपाल के साथ तो कभी नई कहानी के कथाकारों के साथ घोषित की जा रही है। उन्होंने गद्य की अनेक विधाओं में काम किया और सभी को अपनी प्रतिभा संस्पर्श से विशिष्ट बनाया। मैला आंचल, परती परिकथा, दीर्घ तपा, कलंक मुक्ति, जुलूस, पलटू बाबू रोड, उनके उपन्यास है ठुमरी, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहरी की धूप तथा अच्छे आदमी उनके कहानी संग्रह है जो बाद में संपूर्ण कहानियाँ नाम से भी एकत्र संकलित हुए। ऋण जल, धन जल, वन तुलसी की गंध, श्रुतपूर्व अश्रुतपूर्व, समय की शिला पर, उनके द्वारा रचित अन्य गद्य रूपों के संकलन है जिनमें संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज की विधाएं हैं। दिनमान में प्रकाशित नेपाली क्रांति कथा रिपोर्टाज का उत्तम उदाहरण है। उन्होंने अपने कथा साहित्य में गांव के समृद्ध सांस्कृतिक परिवेश की जीवंत तस्वीर खींची है, लेकिन उस जीवंत के आवरण में अंचल के पिछड़ेपन को कहीं भी ढका नहीं है। ग्रामीण समाज में भी हाशिए पर जीने वाले पात्रों ने उनकी विशेष ममता पाई है। खेतिहर मजदूर, गरीब किसान, लोक कलाकार और कारीगरों के जीवन की भविष्य भाव प्रवणता, संवेदनशीलता, सृजनात्मकता, सांस्कृतिक निष्ठा और स्वाभिमान के चिंतन के साथ वे अपने चुने हुए अंचल के अभावों, अंधविश्वासों, रुग्णताओं से ग्रस्त जीवन को भी अपने ध्यान का विषय बनाते हैं। छोटी छोटी ईर्ष्याएं, स्पर्धाएं, लाग डांट और मनमुटाव आदि के निरीक्षण से वे मानसिकता का सूक्ष्म और स्वाभाविक अंकन करते हैं। प्रेम की संवेदना का सहृदय चित्रण उनकी अनेक कहानियों में हुआ है, जिनमें रसपीरिया और तीसरी कसम विशेष यश में भीगी हुई हैं। पंचलैट की विषय वस्तु गांव की एक अवर्ण जात पंचायत में पेट्रोमैक्स के रूप में कल कब्जे वाली चीज का आगमन है, अर्थात प्रतीकात्मक अर्थ में सरलतम स्तर पर औद्योगिकीकरण और यंत्र युग पर इतने से ही कुछ रूढ़ियाँ टूटी दिखाई देती हैं। प्रेम की ओर भी तिर्यक ढंग से किंचित विनोद के स्वर में एक अलग स्वाद के साथ मौजूद है। संविदिया नामक कहानी में ग्रामीण आबादी के लिए रोजी रोटी के सवाल पर नगर पलायन और विस्थापन की मजबूरी का चित्रण पीड़ा के साथ किया गया है। उसी तरह फिर रेणु मानू स्वयं इस कहानी के पात्र हरिगोविंद संविदिया की भूमिका अपनाकर तरह तरह के अपने अंचल के दुखी, विपन्न, बेसहारा पात्रों का संवाद पाठकों तक पहुंचाते हैं।
सांस्कृतिक समृद्धि के उल्लासित समारोह के अलावा उनकी कहानियाँ स्वाधीनता प्राप्ति और गणतंत्र की स्थापना के बाद के दशक में ग्रामीण चेतना और परिस्थितियों के परिवर्तनों का चित्र भी खींचती है। राजनीतिक सजगता और संघर्ष का स्वर भी इनमें विद्यमान है। तंबे एकला चलो रे शीर्षक कहानी में बटाईदार जमींदार संघर्ष का कथनांक है। छोटे किसान और जमींदारों और सरकारों की समृद्ध शक्ति के आगे बटाईदार को हार का मुख देखना पड़ता है। बटाईदारों की सहानुभूतिपूर्ण चित्रण हुआ है। आत्मसाक्षी नामक कहानी में चुनाव राजनीति का चित्रण है, जिसके कारण दल में आंतरिक विघटन होता है और जनता ध्यान के बाहर हो जाती है और कुर्सी केंद्र में आ जाती है। ग्रामीण युवकों में राजनीति चेतना की सुगबुगाहट नेताओं के वर्ग स्वार्थ द्वारा भटकाव का शिकार होती है। समाजवादी दल की आंतरिक टूट फूट का चित्र खींचते हुए भी आशावादी स्वर शेष प्रतीत होता है, लेकिन संकट शीर्षक की कहानी में राजनीतिक भ्रष्टाचार अपने कुत्सित रूप में दिखाई देता है और राजनीति से कोई उम्मीद बाकी नहीं रह जाती। शहरी संवेदना की भी कुछ कहानियाँ उन्होंने लिखी, लेकिन यहाँ उनका अपना इलाका नहीं है। टेबिल, कस्बे की लड़की, न जाने के ही वेश में इत्यादि कहानियों में वह रचाव और गहराई अनुपस्थित है। रेणु का मत विदेश से सही सभी ने स्वीकार किया। अग्नि ने धरती का धनी कहा है। रेणु का कथा शिल्प। निर्मल वर्मा ने कहा कि बिहार के छोटे भूखंड की हथेली पर उन्होंने समूचे उत्तरी भारत के किसान की नियति रेखा को उजागर किया। रेणु का महत्व सिर्फ आंचलिकता में नहीं अपितु उनके अतिक्रमण में है। विश्वनाथ त्रिपाठी ने तीसरी कसम के संदर्भ में कहा है कि कहानी मानो उपन्यास होना चाहती है। रेणुका की अधिकांश कहानियों की संरचना ऐसी ही है। अभी हाल ही में लंबी कहानी अथवा नोवेला का जो कथा रूप उभर कर सामने आ रहा है, जो जटिल से जटिलतर होते हुए यथार्थ के सिलसिले में कहानी को पर्याप्त बनाने का उपक्रम कहा जा सकता है। रेणु की कहानियाँ 50 वर्ष पहले ही उसका सूत्रपात कर चुकी थी। कई कथा सूत्रों को मूल कथा के साथ गूंथ कर उनके कथनांक रचे जाते हैं। वे केवल मुख्य कथा के पात्रों तक सीमित इकहरी कहानी नहीं सुनाते, बल्कि उन्हें एक पूरे परिदृश्य में रखकर समाज तक प्रसारित करते। कहानियाँ किसी आइडिया या विचार या आदर्श को केंद्र में रखकर नहीं बुनी गई, अपितु जीवन के अनुभवों में सीधे उतरती है और उस अनुभव को बहुत बारीक विवरणों के सहारे जीवंत करती है। इसीलिए इन कहानियों से सरलीकृत रूप में निष्कर्ष निकालना ज़रा कठिन है। रेणु की कथा भाषा लोक भाषा की नींव पर खड़ी की गई है। वह लोक भाषा तथा नागर भाषा के बीच उस ठीक सही संतुलन में रची गई है कि ना तो लोक भाषा के अतिशय से अबूझ होने पाती है, न नागर भाषा के अतिशय से लोक जीवन की खाटी स्वाद होती है। उसमें अपनी भीतर लय है, प्रवाह है, गद्य होते हुए भी एक भीतरी संगीत है। नाद और ध्वनि का यथास्वर ऐसा संयोजन है जो उसे सार्थक भाषा के इलाके में खींच लाता है। रेणु ग्रंथावली के संपादक भारती अय्यावर के अत्यंत सटीक मनवय के अनुसार वे प्रेमचंद द्वारा निर्मित कथा भूमि को ग्रहण करते हैं और उसे सांस्कृतिक गरिमा से मंडित करते हैं। शिल्प में नवीनता और आधुनिकता का योग देते हैं और तारशंकर की तरह स्थानीयता रंग को वशीभूत करते हैं। पढ़ते तीसरी कलम, पाठबोध और प्रक्रिया। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है वो देखते हैं कि क्या है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। इसमें क्या दोनों कस्में उसने थोड़े संगीन अनुभवों से गुजरकर निष्कर्ष की तरफ पाई है और जीवन यापन को नियंत्रित करने वाले निर्णय और संकल्प की तरह धारण की है। पहली, चोर बाजारी का माल नहीं लादेगा। दूसरी, बांस लादने के लिए हीरामन की गाड़ी नहीं मिलेगी। चोर बाजारी की लदनी पर पुलिस का छापा पड़ा था और वह अपनी इस पर कहानी है जो तीसरी कसम को लेके उसके बारे में कि कैसे ये 3 कसम क्या थी। 3 कसम में से पहली कसम हम पढ़ रहे कि उसने बोला कि
चोर मजाली का जो माल आता है ना, वो अपनी गाड़ी पे नहीं लादेगा, क्योंकि उसका पुलिस का छापा पड़ जाता है। और साथ ही बांस लादने के लिए भी हीरामन की गाड़ी नहीं मिलेगी। पुलिस का छापा पड़ा था और अपनी सग्गड़ गाड़ी वहीं छोड़कर जैसे तैसे दोनों बैलों और प्राण बचाकर भागा था। रात दम साध कर दौड़ते हुए घर पहुंचकर 2 दिन तक बेसुध पड़ा रहा था। उसके बाद बरसों तक उसने आधेदारी पर बैलों को जोता, आधा भाड़ा गाड़ी वाले का, आधा बैल वाले का। गाड़ीवानी मुफ्त इतने में बैलों का ही पेट नहीं भरता। तंगी और तकलीफ के बरसों बाद पिछले साल ही उसने नई गाड़ी बनवाई है और इसका सामर्थ्य जुटाने के लिए बैलों को सर्कस कंपनी की बाग गाड़ी में जोतने का पराक्रम किया है। बांस की लदनी के बारे में कहानी का ब्यौरा यूं है। गाड़ी के 4 हाथ आगे बांस का अगुआ निकला हो रहता है और पीछे की ओर 4 हाथ पिछुआ काबू के बाहर रहती है। गाड़ी हमेशा सो बेकाबू लदनी। इस विवरण में रेखांकित करने लायक बात बेकाबू लदनी के कारण गाड़ी का काबू के बाहर रहना है। बांस न लादने का सबक भी उसने घोड़ा गाड़ी की छतरी में बांस का अगुआ फंस जाने पर घोड़ा गाड़ी से तड़ातड़ चाबुक और गाली खाकर यानी फिर एक संगीन अनुभव से गुजरकर सीखा है। जीवन की गाड़ी खींचने के लिए दोनों कस्में यानी संकल्प उसके लिए नैतिक निर्णय का दर्जा रखते हैं। चोरी चकारी के माल से तौबा और बेकाबू गाड़ी असंतुलन से परहेज। लेखक के कौशल से हीरामन के ये दोनों निर्णय हीरामन की अपनी भाषा में संपन्न होते हैं और गाड़ीवान हीरामन का जीवन शब्दशः उसके बैल और गाड़ी ही है। हीरामन की पहले दोनों कस्में कथनांक में एक प्रयोजन द्वारा सार्थकता पूर्वक पिरोई गई, लेकिन पृष्ठभूमि की तरह ही रखी गई है। कहानी तीसरी कसम के बारे में ही है। कंपनी और कंपनी की औरत, कहानी का ताना बाना। तीसरी कसम के शीर्षक और कथा वस्तु की पृष्ठभूमि में ये दोनों कस्में हैं और मानो एक बार फिर एक और संगीन किस्म के अनुभव ने अपना कायाकल्प करके एक नए सबक में, एक नई कसम में ढलने वाली है। एक तरह से हीरामन एक अकेली जनानी सवारी हीराबाई के रूप में चोरी चकारी का माल और बांस की लदनी दोनों की ढुलाई कर रहा है। गाड़ी में बिठाने के पहले काली ओढ़नी में लिपटी हीराबाई को देखकर उसके मन में खटका लगा था। उससे पूछा भी था, क्यों भैया, कोई चोरी चकारी का माल वाल तो नहीं है? कहानी में स्वाभाविकता की नज़र से पहली कसम की चीज तो नहीं, लेकिन हीराबाई प्रसंग में भाईदार कोई जवाब नहीं देता। हाथ के इशारे से गाड़ी हाँकने को कहकर रहस्यमय ढंग से अंधेरे में गायब हो जाता है। लगातार 7 साल तक मेलों की लदनी लादने वाला हीरामन नहीं जानता कि हीराबाई मथुरा मोहन नौटंकी कंपनी में लैला की भूमिका निभाने वाली अभिनेत्री है और एक मेला उठने के ठीक 15 दिन पहले रातों रात चोरी छिपे निकलकर दूसरे मेले की रौता नौटंकी कंपनी में शामिल होने जा रही है। एक तरह से वह एक कंपनी से दूसरी कंपनी को जाता और ले जाया जाता चोरी चकारी का ही माल है और प्रकारांतर से वह बांस की लदनी जीवन गाड़ी को काबू के बाहर असंतुलित कर देने वाली भी कही जा सकती है। यह अलग बात है कि दूसरा मेला भी उठने के पहले ही वह मथुरा मोहन नौटंकी की कंपनी में वापस लौट जाएगी। शायद कंपनी और कंपनी की औरत के बीच यह मथुरा मोहन कंपनी को अपनी कीमत जताने का, मोलतोल और भाव बढ़ाने का मामला है। कहानी की इबारत में ही ये ब्यौरा कहीं दर्ज, कहीं संकेतित और व्यंजित है, लेकिन सायस लापरवाही से इधर उधर एक दूसरे से दूर दूर यूं सूचनाओं की तरह पिरोए गए हैं और समक्ष घटित होते जीवंत इंद्रिय संवेदियों के समृद्ध भार से इस तरह आच्छादित किए गए हैं कि ठीक सामने मौजूद होने के बावजूद कथ्य की संरचना में उनकी भूमिका उजागर नहीं होने पाती। विचार अनुभव की तह में ही समाया जाता है, चौखट नहीं बनने पाता। दी रौता नौटंकी संगीत कंपनी के स्टेज पर मथुरा मोहन कंपनी की मशहूर एक्ट्रेस मिस हीरा देवी, जिसकी एक एक अदा पर 1000 जान फिदा हैं, इस बार कंपनी में आ गई है। कहानी में हीराबाई को नौटंकी वाली नहीं, कई बार अलग अलग प्रसंगों में कंपनी की औरत ही कहा गया है। कंपनी
है तो नौटंकी ही की ही, लेकिन कंपनी कहने में वाणिज्य व्यापार का स्वर कुछ अतिरिक्त प्रखर हो उठता है। दो प्रतियोगी कंपनियां, एक कलाकार और एक उसका एजेंट, जो पीर बावर्ची भिश्ती खर के अंदाज में नौकर की तरह बक्सा ढुलाई से लेकर उसे रौता कंपनी पहुंचाने और अंत में रेल पर चढ़ाते समय कोट पतलूनधारी मालिकों की तरह हुक्म देने वाले बाबू साहब तक का काम करता है। इनके बीच फैले ताने बाने में हीरा मन के कदम बिल्कुल अनजान अनायास आ पड़ते या फंसते हैं। हीराबाई एक मेले से दूसरे मेले तक लगभग 24 घंटों की यात्रा उसकी बैलगाड़ी में तय करती है। सख्य और संगीत के संसार में कुल 24 घंटे। इन 24 घंटों में हीरामन के साथ जो एकाकिक संबंध भाव का अनुभव घटित होता है, उसकी वजह से 7 साल तक लगातार मेलों की लदनी लादने के बावजूद कभी नौटंकी थिएटर और बायोस्कोप सिनेमा न देखने वाले हीराबाई या लैला का नाम तक न सुने हुए हीरामन का प्रवेश मेले में नौटंकी के कपई घर संसार में हीराबाई के लिए एक अभिभावक और संरक्षक खास अपने आदमी के भाव से होता है। हीरामन के लिए यह संसार एक रहस्यमय संसार है, जहाँ पहुंचकर वह अपने ही विस्मय और रहस्य के भावलोक में उलझता फंसता और उपशीर्षक मारे गए गुलफाम की तर्ज पर मारा जाता है। मेले में पहुंचने के बाद कहानी के 2 घटनास्थल, एक गाड़ीवानों का बासा, दूसरा कपई घर, जहाँ नौटंकी का मंच और सभागार है। दोनों एक दूसरे से अलग 2 संसार हैं। धुनीराम से कहानी में कहलवाया भी है, गाड़ी बैल छोड़कर नौटंकी कैसे देख सकता है कोई गाड़ीवान मेले में। लेकिन फिर भी हीराबाई के आकर्षण की डोर से खींचे हुए गाड़ीवानों का प्रवेश, हीराबाई के दिलवाए हुए और हीरामन के सौजन्य से मिले हुए पास की प्रतिष्ठा और उसकी वजह से अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन गाड़ीवान लोग बार बार तरह तरह से जताते हैं। उसी अनुकंपा के लिए कृतज्ञता से वे हीरामन की अगुवाई में हीराबाई के सम्मान की रक्षा के लिए लटपट बोलने वालों के साथ मारपीट भी करते हैं। इस घटना में जो खबरनुमा अफवाह उड़ती है कि वह है तो अफवाह, लेकिन व्यवसाय जगत की आपसी प्रतियोगिताओं के गला काट पक्ष की ओर इशारा करती है। मामले को थमाते संभालते हुए मैनेजर दरोगा से कहता है, हीराबाई के आदमी है, बेचारी की जान खतरे में है। और दूसरे दिन मेले भर में यह बात फैल गई, मथुरा मोहन कंपनी से भाग कर आई है हीराबाई, इसीलिए इस बार मथुरा मोहन कंपनी नहीं आई है, उसके गुंडे आए हैं। हीराबाई भी कम नहीं है, बड़ी खिलाड़ औरत है, 13 लठैत पाल रही है। वाह मेरी जान भी कहे तो कोई मजाल है। तीसरी कसम एक प्रेम कथा के अतिरिक्त। संभावना यह है कि इस इकाई को पढ़ने से पहले ही आप तीसरी कसम शीर्षक की कहानी से परिचित हैं। इस कहानी पर आधारित फिल्म को आपने देखा है, इसके बारे में सुना होगा। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम लोग वो पढ़ते जाते हैं। शायद फिल्म के प्रभाव से या फिर स्त्री पुरुष के संबंध कथ्य योग विषय वस्तु में प्रेम को अनिवार्यता मौजूद देखने के पाठ्य अभ्यास के कारण तीसरी कसम पाठ एक प्रेम कहानी के तौर पर होता आया है। ठीक है। अनंत कहानी का अभिप्राय वही होता है जो पाठक द्वारा पढ़ा जाता है, लेकिन कई बार उस अभिष्ट अर्थ में कहानी की पूरी संरचना समाती नहीं। बहुत सी बातें फालतू और भर्ती का मानकर रफा दफा करनी पड़ती। प्रेम कथा की तरह तीसरी कसम को पढ़ते हुए समीक्षित करते हुए आलोचक प्रवर विश्वनाथ त्रिपाठी को भी कहना पड़ा, कहानी में जब बक्सा ढोने वाला आदमी दोबारा आता है और हीरामन को लगता है कि किसी ने उसे आसमान से धकेलकर नीचे गिरा दिया, वहाँ से कोई वस्तुगत विकास नहीं होता। हीरामन और हीराबाई के संबंधों में कोई नयापन नहीं जुड़ता। वे कहानी के अंत तक घिसते रहते हैं। हीरामन और हीराबाई के संबंधों का द्वंद्वात्मक विकास यहाँ हो चुका है। अंततः नौटंकी और मेले का विवरण कहानी का विकास नहीं खींचातान है।
विश्वनाथ त्रिपाठी ने अपनी गहन पढ़ंत में तीसरी कसम को स्वप्न और यथार्थ का संश्लेष कहा है। तीसरी कसम में स्वप्न की विशेषता यह है कि वह कल्पना नहीं, जो कुछ घट रहा है, हो रहा है, वही स्वप्न बन गया है। बैलगाड़ी की यात्रा स्वप्न है। हीराबाई और हीरामन के इस यात्रा के पूर्व और उपरांत के अनान्तमीय जीवन के संदर्भ में जीवन का ही एक अंश जीवन के स्वप्न की तरह घटित हुआ। कहानी की संरचना के संदर्भ में यह एक मूल्यवान सूत्र है, लेकिन वे अपनी बारीकबीन नज़र के बावजूद घटनाओं को संपूर्णतः प्रेम कहानी में सीमित मान लेते हैं और कहानी के उत्तरार्ध को हीराबाई के चरित्र विकास में असमर्थ और अनुपयुक्त करार देकर कथ्य के बहुत से हिस्से को खींचातान, फालतू और अप्रासंगिक मानकर छोड़ देते हैं। कहानी के मूल्यांकन में कहते हैं कि बात यह है कि रेणु को आर्थिक विषमता की पीड़ा से उतना सरोकार नहीं जितना लोक जीवन की सांस्कृतिक समृद्धि से है। वे आर्थिक विषमता को बहुत कम महत्व देकर सांस्कृतिक संपन्नता के चित्रण को भी अपर्याप्त बना देते हैं। रेणु को इतना श्रेय तो वे अवश्य देते हैं कि वे सहज पर्यवेक्षण के भूते उस यांत्रिकता से बच जाते हैं जो आधार और बाह्य ढांचे में संगीत और एकरूपता देखती है, लेकिन यह आरोप भी लगाते हैं कि आधारगत अंतर्विरोध के चित्रण का अभाव उनकी कहानियों में वह अर्थगत व्याप्ति नहीं आने देता। पात्र निम्न वर्ग के और अवर्ण हों, किंतु घटनाएं आर्थिक अंतर्विरोध से रहित हों तो सांस्कृतिक समृद्धि दर्शाने वाली घटनाएं वह व्याप्ति नहीं प्राप्त कर सकती जो मानवीय सत्य तक पहुंच जाए। मानवीय सत्य की निर्मित युग के सर्वाधिक दाहक सत्य को उपेक्षित करके नहीं हो सकती। तीसरी कसम में हीरामान के चरित्र में भी उनको यही चूक दिखाई देती है। हीरामान इस भावभूमि पर अपनी सहज ग्रामीणता के कारण पहुंचता है, किसी विचारधारात्मक चेतना के कारण नहीं। इसीलिए वह स्थितियों को केवल स्वीकार कर सकता, उनका विरोध का उपाय नहीं जानता। हीरामन गाड़ी से केवल वापस गांव लौट सकता है। तीसरी कसम में यह एक पठंत है, लेकिन कोई भी पठंत अंतिम पठंत नहीं होती। सामाजिक आर्थिक यथार्थ और उसके साहित्यिक उत्पादन के संबंधों की प्रक्रिया बहुत पेचीदा होती है। कहानी का कथ्य केवल अपने प्रमुख और प्रवक्ता पात्र के क्रियाकलाप तक सीमित नहीं हुआ करता। कथ्य और चरित्र अभिन्न नहीं होते। कथ्य कहानी के समूचे रूपबंध के तंतुओं में समाकर उनकी परस्पर प्रतिक्रियाओं से व्यंजित होता है। पढ़ते अलग अलग संसार की सीमाओं का परस्पर उल्लंघन। पहले बताया जा चुका, मेले कहानी में दो घटनास्थल वस्तुतः दो अलग अलग संसार हैं। कहानी इन दोनों संसारों के परस्पर टकरा जाने की कहानी है। मेले में पहुंचकर साथी गाड़ी वालों को हीरामन जैसे ही बताता है कि उसकी गाड़ी में कंपनी की औरत है, वैसे ही सब अचरज में एक दूसरे को देखकर एक साथ सटक दम हो जाते हैं। हीरामन देखता है कंपनी के नाम में कितना असर है। इसके बाद पूरे दिन तक नौटंकी के मायालोक और कंपनी की औरत के जादू में फंसा डूबता उतरता अकेला हीरामन नहीं, उसकी समूची मित्र मंडली है। एक नहीं, चार हीरामन, लाल मुहर, धुनी राम, पलट दास और खुद हीरामन। पांचवा लाल मुहर का सेवक लहसनवा। तीनों चारों का अनुभव इस एक बात में अवश्य समान है कि उनमें से कोई भी अपने नौटंकी देखने की खबर को घर तक नहीं पहुंचने देना चाहता। इसके लिए सब मिलकर कसम भी खाते हैं। पहले गुरु कसम खानी होगी सभी को कि गांव घर में यह बात एक पंछी भी जान नहीं पाए। नौटंकी देखना उस दुनिया में एक दुष्कर्म अंततः वर्जित है, लेकिन इस एक समानता के अलावा तीनों चारों के लिए नौटंकी देखने का अनुभव अलग अलग तरह से दर्ज किया गया। हीरामन को लगता था हीराबाई शुरू से ही उसकी ओर टकटकी लगाकर देख रही है, गा रही है, नाच रही है। बैलगाड़ी की यात्रा में 24 घंटे के सानिध्य में विकसित एकाकिक संबंध भाव उसे इस लगने में ध्वनित होता है। लाल मोहर को भी लगता यही है कि हीराबाई उसी की ओर देखती है, लेकिन इसका कारण यह प्रतीत होता है कि हीराबाई समझ गई कि हीरामन से भी ज़्यादा पावर वाला आदमी है लाल मोहर। इस लगने में हीरामन के साथ लाग डांट और ईर्ष्या की व्यंजना है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण है पलट दास का किस्सा समझना। उसकी प्रतिक्रिया में लोकमानस की यथार्थ के रूपांतरण और मिथक निर्माण की क्षमता होती है। मिथक की भाषा में अपरिचित यथार्थ का संयोजन मानो अनजाने को जाने पहचाने हैं।
में बदलकर काबू में लाने की प्रक्रिया। उसे लगता है कि किस्सा और क्या होगा, रामायण की ही बात है। वही राम, वही सीता, वही लखन लाल और रावण। हीराबाई का उसने सिया सुकुमारी के कायाकल्प कर लिया है और नौटंकी नायिका कुलबदन को यही पहचान दी है। धुनीराम को तेज बुखार आ गया, शायद उत्तेजना और आवेश या फिर अकारणीय को कर बैठने के अपराध के कारण। रहसनवा ने जोकर को पसंद किया है और अंततः वो लालमोहर की नौकरी छोड़कर नौटंकी कंपनी में पानी भरने, कपड़े धोने की नौकरी पकड़ लेता है। गांव लौटने की उसकी कोई मंशा नहीं। इन 10 दिनों के ब्यौरे में कहानी बीच बीच में हीरामन पर फोकस करने के बावजूद कमोवेश सामूहिक अनुभव योजना में विन्यस्त होती है। एक छोटे से अनुच्छेद में ग्राम्य लोकमानस की बौद्धिक, भावनात्मक, सांसारिक बनावट और क्रिया व्यवहार की अनेक छवियां समेट दी गई। कहानी के रचनात्मक प्रयोजन का यह भी एक पक्ष है। शुरू में हीरामन अकेला है, फिर हीराबाई की एक मेले से दूसरे मेले तक की यात्रा में वे दो हैं और दोनों के बीच एकाकिक संबंध की अनेक अर्धछाएं, भैया, मीता, गुरु। फिर एक हीरामन अपनी मित्र मंडली के रूप में अनेक हीरामन होकर अपने संसार का समूहवासी बनता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वे अपने स्वभाव और व्यक्तित्व में एक दूसरे से भिन्न नहीं रहते, बल्कि यह है कि वे एक ही समुदाय के सदस्य हैं और एक परस्परता और संबंध की भावना से एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। पेशे के नाते, जीवन पद्धति और आर्थिक स्थितियां और गांव ग्रामीण बिरादरी के नाते संस्कारों में समान है। तत्कालिक प्रसंग में हीरामन के साथ उनके तद्रूप हो जाने का कारण हीराबाई पर उन सब की मुग्धता है। कहानी में उनकी उपस्थिति हीरामन और हीराबाई के अलावा एक आयाम जोड़ती है और उसे दो समानांतर संसारों की कहानी बताती है, जिनमें वे एक दूसरे के दायरे कटकर एक दूसरे की चौहद्दी में प्रविष्ट होते हैं और एक टकराहट के बाद वापस अपनी अपनी पटरी पर लौट जाते हैं। एक हीरामन के सिवाय जिस ऐकिक संबंध भाव के अनुभव से वह गुजर रहा है, उसकी वजह से यह उसके लिए तीसरी कसम खाने का वक्त है। कहानी की मंशा हीरामन की प्रतिक्रिया के माध्यम से व्यक्त करती है। कहानी अपनी मंशा। आगे पढ़ते हैं। जैसे जब हीराबाई हीरामन की गाड़ी में बैठती है तो उसको 1 मिनट के लिए वो काला दुपट्टा ओढ़े रहती है, तो उसको लगता है कहीं पिशाचनी तो नहीं। कभी यह विस्मय है कि औरत या चंपा का फूल है या फिर यह चंपा है। अरे बाप रे, ये तो परी है। सब कुछ रस में अजुगत लगता है। उसका मन पल पल बदल रहा है। कभी उसको लगता है कि गाड़ी पर देवकुल की औरत सवार है। फिर हीरामन ने देखा भगवती मैया भोग लगा रही है। इस अचंभे में एक संभ्रम में एक फासला है। स्वयं हीराबाई ही परिचय के लेन देन से इस फासले को पार करने का हौसला देती है। भैया कहकर नाम पूछती है और नाम जानने के बाद मीता कहकर पुकारने का फैसला सुनाती है। हम नाम दोस्त को मीता कहने का चलन है। अगले 24 घंटों में यह फासला क्रमशः बंधुता, मैत्री और किस्से, कहानी, गीत संगीत की साझेदारी से भर दिया जाता है। पूरी यात्रा का विस्तृत विवरण हीरामन को जो लगा और हीरामन ने जो देखा उसके बारीक ब्यौरे से रचा गया। सिर्फ एक छोटे से किस्से में यह जिक्र है कि हीराबाई ने परख लिया कि हीरामन सचमुच हीरा है। परख लिया कि उसके जैसे निश्चल आदमी बहुत कम दिखते। निश्चलता के ब्यौरे की तरह उसकी हंसी का चित्र खींचा गया। परख के साथ दिए गए ब्यौरा बताते हैं कि वह अपनी गाड़ी और अपने बैलों के सिवा दुनिया की किसी बात में विशेष दिलचस्पी नहीं लेता। बचपन में ही होने से पहले, दुल्हन के मर जाने के बाद से अविवाहित है और 5-7 साल की कुंवारी बिहाने की अपेक्षा अविवाहित रहना ही उसे बेहतर लगता है। इसके अलावा ब्याह करके गाड़ीवान क्या करेगा कोई, और सब कुछ छूट जाए। गाड़ीवानी नहीं छोड़ सकता। हीरामन दुनियादारी से अछूटे यायावर जीवन में उसने हीराबाई का नाम भी इसके पहले नहीं सुना। नौटंकी कंपनी की औरत को वह बाईजी नहीं समझता। अपनी तरह से होशियार भी है और सतर्क भी, जो रास्ता चलते अन्य गाड़ीवानों को गंतव्य के नाम पर अलग अलग गांव बताकर चकमा देता, हीराबाई को सबकी नजरों से बचाता निकलता
ले जाता है और अपनी चतुराई पर खुद ही हंसता है। उसकी होशियारी, चतुराई और सतर्कता सब उसकी निश्चलता के ही नाम है। हीरक भाई के व्यवहार में एक संयत खुलापन है जो उसकी आत्मनिर्भरता की अभिव्यक्ति है। एक परिचित गाड़ीवान तक सहज आत्मीयता का प्रसार करने में भी उसका आत्मविश्वास बोलता है। उसके जैसी कोई स्त्री हीरामन ने उसके पहले नहीं देखी थी। मेले में पहुंचकर मित्रमंडली को उसका परिचय भी एकाधिक बार इसी तरह देता। भाई रे, यह हम लोगों के मुल्क की जनाना नहीं है कि लटपट बोली सुनकर चुप रह जाए। एक तो पश्चिम की औरत, 30 पर कंपनी की। इस परिचय में अन्य गाड़ीवानों को हीराबाई से दूर रखने की निकटता में साझेदारी का मौका न देने की उसकी अपनी मंशा भी शामिल है, लेकिन हीराबाई के व्यक्तित्व का उद्घाटन भी है। इसके बारे में बताया गया है कि हीराबाई का जो चित्रण है पूरा किया गया है कि वो किस तरह की और महिला थी। इसके बाद ये भी पॉइंट आप कुछ कुछ पढ़ सकते हैं यहाँ, अगर आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे तो। हालांकि इनके संबंधों पे बहुत आगे भी बात हुई है कि किस तरह से पहले उसको भैया कह के संबोधित करती है, फिर मीता बोलने लगती है, क्योंकि दोनों का रास्ते में चलते हुए बहुत सारी बातें होती है, गीत संगीत एक दूसरे को सुनाते हैं। ठीक है, तो कंपनी की औरत होने का मतलब सौहार्द, स्नेह, सौजन्य, आत्मीयता, सद्भावना से रिक्त होना नहीं है। हीराबाई के लिए अपने व्यवहार का अर्थ यही है, लेकिन हीरामन के लिए इनके संकेत कुछ अलग ही अर्थ रखते हैं, क्योंकि वह दूसरी दुनिया का आदमी है। हीराबाई की उठ बैठ चल फिर में उससे अनेक ऐसे रंग ढंग दिखते हैं कि वह विस्मित होता है। कंपनी की औरत ऐसी भी होती है। सर्कस कंपनी की मालकिन मेम थी, लेकिन हीराबाई गांव की बोली में गीत सुनना चाहती है। 24 घंटे की यह यात्रा उसी पशु प्रकृति मनुष्य के साझे संसार का आवास है जहाँ लोग अभी जीवित है। परिचय के लेन देन में हीरामन के जीवन की कहानी तो खुली किताब की तरह सामने रख दी जाती है, लेकिन हीराबाई के अतीत के बारे में कुछ भी कहाँ बताया नहीं गया। ब्यौरों से अनुमानतः जाना जा सकता है कि बैलों को डांटने मारने से उसको तकलीफ होती है। गाड़ी जाते समय वह अच्छा में चलिए भैयन कहकर बैलों से भी विदा लेती है। यह दुनिया उसके लिए अपरिचित नहीं। वह कंपनी की औरत तो है, लेकिन मेम नहीं है। इसके बाद हम आगे देखते हैं। इसमें एक ही बात है लिखी हुई है सारा कि किस तरह से एक आदमी आता है और बक्सा लेके और उसको बैठाता है हीरामन की गाड़ी में, हीराबाई को, और फिर किस तरह से उनका कॉन्वर्सेशन बढ़ता है। पहले चुप रहते हैं दोनों, फिर धीरे धीरे बातचीत शुरू होती है। उसके बाद अच्छी बातचीत होने लगती है दोनों में। हीरामन भी जो है पूरा ध्यान रखता है। तो उसी तरह से पूरी कहानी लिखी गई है, कैसे मेला पहुंचने के लिए वो अलग अलग रास्तों का इस्तेमाल करता है ताकि किसी की नज़र हीराबाई पे ना पड़े। इसके अलावा है कि निर्णय हीराबाई का है और कसम हीरामन की। हीरामन के हाथ में अंततः क्या रह जाता है? उसने उलट कर देखा और बोरे नहीं, बांस भी नहीं, बाघ भी नहीं, परी देवी, मीता, हीरा देवी, महुआ, घटवारिन कोई नहीं। मरे हुए मुहूर्तों की गूंगी आवाज़ें मुखर होना चाहती हैं। हीरामन की तीसरी कसम में वही मुहूर्त मुखर हो रहे हैं। कंपनी की औरत की लदनी। ठीक है, तो ये यहाँ पे कहानी का हम पढ़ सकते हैं। सारांश अगर पढ़ना चाहते हैं तो नई कहानी आंदोलन के अंतर्गत स्वाधीनता के उपरांत सन 1950 से 65 के 1.5 दशकों में रचित कहानियाँ साहित्य आता है। और नई कहानी अनेक कथा धाराओं का समुच्चय जिसमें वस्तु, विधान, दृष्टि, दर्शन, संवेदनाओं, प्रतिबद्धताओं का वैविध्य और बहुता है।
उसकी धारा शहरी संवेदना महानगरीय जीवन की कहानियों की विषय वस्तु लेकर चलती है, तो दूसरी ओर धारा ग्राम संवेदना की विषय वस्तु को अभिव्यक्त करती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से है कि स्वाधीनता के उपरांत भारत की अर्थव्यवस्था का मॉडल औद्योगिकीकरण के आधार पर बनाया गया और कृषि प्रधान देश की प्राथमिकता एक झटके में बदल गई। शहरी संवेदना की कहानी का संबंध औद्योगिकीकरण के रास्ते पर जाते हुए देश में महानगरीय जीवन पद्धति के आगमन से संबंधित है। तेज रफ्तार जीवन में संबंधों का हास्य, अकेलापन, परिवार और बिरादरी के दबावों से ये बाहर निकलकर निरंकुश जीवन, अवसाद, हताशा आदि इस विकास के नकारात्मक पहलू हैं जिन्हें कहानी में रेखांकित किया गया है। ग्राम संवेदना इसके विपरीत गांवों की दुर्दशा से जुड़ी रही है, जिसके लिए विकास योजनाएं अधूरी, अपर्याप्त और बेईमानी थी। जमींदारी उन्मूलन भी आधा अधूरा और गैर ईमानदार नीयत से लागू किया गया और औद्योगिकीकरण की कीमत कृषि प्रधान व्यवस्था को चुकानी पड़ी। फणीश्वर नाथ रेणु की नई कहानी आंदोलन में ग्राम संवेदना की कथा धारा के प्रमुख कथाकार हैं। उन्होंने प्रकारांतर से अपने लेखन से कृषि भारत की मूल्य व्यवस्था की कसौटी पर औद्योगिकीकरण तथा शहरीकरण की नीतियों का मूल्यांकन किया है। ऐसा रचनात्मकता की शर्तों से बिना किसी समझौते के साथ किया गया वैचारिक परिप्रेक्ष्य मौजूद है, लेकिन अभिव्यक्ति होने के लिए जीवन और अनुभव में कोई काटछाट नहीं करता। वे लोक विरोधी विकास के विरुद्ध थे। तीसरी कसम उनके इसी विश्वास और संकल्प की अभिव्यक्ति हम प्राय केवल प्रेम कहानी मानकर रफा दफा कर देते। कई बार इसी कसौटी पर उसकी अपर्याप्तता और न्यूनता का विवेचन भी किया जाता है, लेकिन कहानी अपने समसामयिक जीवन में विकट रूप से व्यक्त होने वाले और कहानी की रचना के 50 वर्ष बाद आज भी कहानी को और भी अधिक प्रासंगिक बना देने वाले विकटतर यथार्थ से जुड़ी हुई है। यह जीवन के व्यवसायीकरण का यथार्थ है, जहाँ व्यक्ति स्वयं को अपनी कलाओं को पण्य बनाने का इच्छुक होकर भावनाओं को निर्मूल कर देता है और इस तरह सार्थकता की संभावना खो देता है। कंपनी और कंपनी की औरत के माध्यम से अपेक्षाकृत छोटे पैमाने पर अभिव्यक्त यथार्थ आज के कॉरपोरेट व्यवसाय के भूमंडलीय संसार में सैकड़ों गुना विकट और घातक हो चुका है। खिलाड़ियों के दावों और चालों के बीच उन निरही निश्चल लोगों को कीमत चुकानी पड़ती है जिनका इस खेल से दरअसल कोई लेना देना नहीं है। कंपनी की औरत हीराबाई और गांव डगर के निश्चल हीरावन के माध्यम से कहानी इस यथार्थ को अनेक परतीय अर्थवत्ता से समृद्ध करके प्रस्तुत करती है। अब पढ़ेंगे डिप्टी कलेक्टरी विश्लेषण और मूल्यांकन।